ओके, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है वो 832वां सेशन है और हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा। डॉक्टर दीप्ति का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के फोरम में। वेलकम डॉक्टर दीप्ति। डॉक्टर दीप्ति का मैं एक छोटा-सा इंट्रो यहाँ पे देना चाहूँगी। अ, ये प्रोफेसर हैं डॉक्टर पटेल बीडी, फॉर्मर प्रिंसिपल रह चुके हैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बैंगलोर और चंडीगढ़ में। फॉर्मर डायरेक्टर एंड डीन एट वीएम होम्यो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड बीएससी एमडी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट है इन रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स मुंबई। जयनगर और बेनरगुट्टा रोड बैंगलोर में 2 क्लिनिक्स चला रहे हैं। ठीक है ना? यस, ये है। सॉरी, Ma'am, सॉरी। this is not me. यस, सॉरी, 1 मिनट। सो डॉक्टर दीप्ति हैं, बीएचएमएस हैं, एमडी होम्योपैथी पीडियाट्रिक्स हैं, कोड एडिटर हैं ऑडे सेपरेट, डिपार्टमेंटल मैगजीन है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन बीकानेर होम्योपैथिक कॉलेज है और मिशन पोषण अभियान में इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के साथ इन्होंने पीडियाट्रिक्स में काम किया है, रिसर्च करी है रोल ऑफ पेल्सिटिला इन पीसीओडी केसेस। बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं जैसे कि पोस्टपार्टम हेमरेज एंड होम्योपैथी, हेल्थ प्रमोशन एंड होम्योपैथी। ओके एंड तो इनका काफी अच्छा वो रहा है स्पेशली पीडियाट्रिक्स में क्योंकि एमडी पीडियाट्रिक्स है। तो आज का जो डॉक्टर दीप्ति का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल है हमारी केमिस्ट्री की, सभी हम लोग जानते हैं उसका, और होम्योपैथी का क्या कोरिलेशन है उसके ऊपर डॉक्टर दीप्ति आज अपना नॉलेज शेयरिंग सेशन करेंगी। तो डॉक्टर दीप्ति यू कैन स्टार्ट। Thank you, ma'am. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, श्योर। सो आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड होम्योपैथी, जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं मृदुल सहानी सर और नेहा मैम को थैंक यू कहूँगी मेरे को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल एंड होम्योपैथी। तो पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ये तो हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने केमिस्ट्री में हर किसी ने पढ़ा हुआ है। तो ये एक टेब्यूलर अरेंजमेंट है केमिकल एलिमेंट्स का, जो कि एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये रोज और कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो ऐसा क्या हुआ था कि पीरियोडिक टेबल जो है वो बनी, या फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल का निजात हुआ, मतलब आविष्कार हुआ। तो क्या ऐसा हुआ था, जो डिमित्री मेंडलीव है, तो जिनके नाम पर ये पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हर 8वें एलिमेंट पे जिसको वो अरेंज कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिकर हो रही थी, वो बार बार आ रही थी, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये बात आई कि शायद इन सारे केमिकल्स का कोई ना कोई आपस में रिलेशन है, कोई ना कोई चीज है जो इनको कनेक्ट कर रही है, कोई ना कोई उनकी प्रॉपर्टी है जो इनको कनेक्ट कर रही है। तो उसी के बेसिस पे ये पीरियोडिक टेबल जो है वो बनी। ये केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल टूल है जो कि एलिमेंट्स के बिहेवियर को हम लोगों को समझने में मदद करता है। जैसा कि मैंने बताया, ये मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो रोज होते हैं और एक कॉलम्स होते हैं। तो रोज जो होती हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज जो कि एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करती है, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, जो कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, जो उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम लगभग हो, उसको डिफाइन करती है। ये पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने सबने पढ़ी है। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने का, या पीरियोडिक टेबल और होम्योपैथी के रिलेशन को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो हम रोज और कॉलम्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं, दूसरा हम इस हिसाब से पढ़ सकते हैं कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, नोबल गैस है, मतलब क्या वो प्रॉपर्टी कैरी करती है, उसके हिसाब से भी हम पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम करेंगे वो हम रोज और कॉलम्स के बेसिस पे करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल से हम लोग कैसे, किस बेसिस पे आए कि हम लोग पीरियोडिक टेबल और होम्योपैथी को रिलेट करें। तो हमारे सोर्सेज जो होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के, वो ये होते हैं
वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, नोसोर्स, सार्कोर्स, इम्पॉन्डरबिलिया, सिंथेटिक सोर्सेस, ये सभी हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन के सोर्सेस रहते हैं, जिसमें मिनरल किंगडम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। तो मिनरल किंगडम का जो जो सोर्स है वो स्टार्टिंग से ही है। जब हेनीमैन सर ने फ्रेगमेंटा डी विरिबिस लिखी या जब वो पब्लिश हुई, तब उसमें 27 ड्रग्स जो है वो एंटर्ड थे, 27 ड्रग्स जो है वो उसमें लिखे हुए थे। ये कब हुआ था? ये 1805 में हुआ था, जब 27 ड्रग्स फ्रेगमेंटा डी विरिबिस में आए। तो इसमें वेजिटेबल किंगडम के बहुत सारी चीजें थी, मतलब 24 ड्रग्स थे वेजिटेबल किंगडम के, एक ड्रग था एनिमल किंगडम का, और 2 ड्रग थे मिनरल किंगडम के। 2 ड्रग कौन से थे? कॉस्टिकम और क्यूप्रिम। तो ये दोनों ड्रग्स जो स्टार्टिंग से है, मतलब मिनरल किंगडम हमारे होम्योपैथी जब से स्टार्ट हुई या फिर जब से जानी गई, तब से ये मिनरल किंगडम हमारी होम्योपैथी में शामिल है। तो पीरियोडिक टेबल और होम्योपैथी का रिलेशन तो जरूर बनता है। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल और होम्योपैथी के बारे में जाने तो हम हमारा क्या फायदा होगा? अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, अगर हम केमिकल की प्रॉपर्टीज और उनकी वजह से जो भी प्रॉपर्टीज पेशेंट में आती है, क्योंकि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंडिविजुअलाइजेशन। तो इंडिविजुअलाइजेशन की वजह से हम मतलब जब हम केमिकल की आसानी से पहुंच सकते हैं। तो the understanding of homeopathic profile of the elements of the periodic table helps in gaining the vast knowledge of homeopathy, and the homeopaths can assess the simillimum for patients more effectively. तो अगर हम लोग इनके बारे में जानेंगे तो हम लोग सिमिलम की तरफ बहुत आसानी से और बहुत जल्द ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा कि कहाँ पे, किस जगह पे पेशेंट जो है वो लाई कर रहा है। अच्छा, हम लोग इतनी देर से पीरियोडिक टेबल एंड होम्योपैथी कर रहे हैं, तो कैसे पता चलता है सिमिलिमम या फिर कैसे पता चलता है इंडिविजुअलाइजेशन पीरियोडिक टेबल के भरोसे? तो क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो रोज और कॉलम्स के एक इंटरसेक्शन पे कोई ना कोई रेमेडी आती है या फिर कोई ना कोई मिनरल आता है या एलिमेंट आता है। तो वो एलिमेंट जो रो की खासियत है और जो कॉलम की खासियत है, वो दोनों कैरी करता है, और जिसकी वजह से हम लोगों को उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक या उस एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है। उस एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक जो है वही वो पर्सन जो हमारा पेशेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोगों को सिमिलम तक पहुंचने में आसानी होती है। तो जैसा कि पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि जो टेबल है वो रोज और कॉलम्स में डिवाइडेड होती है। यहाँ पे 7 रोज होती हैं और 18 कॉलम्स होते हैं। तो जैसा अभी मैंने बताया कि रोज और कॉलम्स होते हैं, और रोज जो है वो डिपिक्ट करती हैं जो लाइफ स्टेजेस होती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस तक की जर्नी जो है वो हमें बताती है। तो रोज जो होती हैं वो डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन को को डिपिक्ट करती हैं। मतलब राइट फ्रॉम कंसेप्शन, मतलब जब से कंसेप्शन हुआ है और ओल्ड एज और डेथ तक का जब तक का माहौल है, मतलब जो हमारी लाइफ की जर्नी रहती है, वो जर्नी जो है वो रोज बताती है। जो स्टार्टिंग की 3 रोज हैं वो कंसेप्शन और चाइल्डहुड को डिपिक्ट करती हैं। जो उसके बाद की रोज होती है, मतलब 4, 5, 6 जो रोज होती हैं, वो पर्टिकुलर टास्क या फिर पर्टिकुलर अडल्टहुड में क्या हम लोगों को क्या चीजें चाहिए, क्या हम लोगों का मेंटल स्टेट होता है, वो सारी चीजें बताती है। और 7th जो रो होती है वो हम लोगों को बताती है डेथ या फिर ओल्ड एज या सेनिलिटी के बारे में हम लोगों को बताती है। तो रोज जो होती है वो एक बुक की तरह है, और हर एक बुक जो है, मतलब हर एक रो जो है वो एक डिफरेंट स्टोरी बता रही है। डिफरेंट स्टोरी, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, कंसेप्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बर्थ हुआ, बर्थ के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड कटी और सेपरेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या है, चाइल्डहुड चल रहा है, उसके बाद क्या है, एक आइडेंटिटी बिल्ड हो रही है किसी पर्सन की, उसके बाद धीरे धीरे करके उस आइडेंटिटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या पर्सन का पर्सपेक्टिव होगा, क्या क्या वो चीज चाहेगा, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होंगी, वो हम लोगों ने डिपिक्ट करी। और लास्ट में वो इंसान
सेनिलिटी की तरफ जा रहा है, वो इंसान डेथ की तरफ जा रहा है, जो कि अल्टीमेट रहता ही है, हर इंसान, जो इंसान आया है वो जाएगा भी। तो कंसेप्शन के बाद जब लास्ट में आता है डेथ, वो रो 7 डिपिक्ट करता है। साथ साथ अगर हम कॉलम्स की बात करें तो स्टार्टिंग वाला जो कॉलम है, कॉलम 1 जो है, वो शो करता है डिपेंडेंस। क्योंकि जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स है, जो कॉलम 1 के एलिमेंट्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू यूनाइट। वो यूनाइट करने की क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि उनके आउटर शेल में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरों से जुड़ने की कोशिश करता है, और वो हमेशा पॉजिटिव आयन होता है। तो ये स्टोरी चलती रहती है ऐसे ही। जब लास्ट में हम लोग आते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि वो एकदम इंडिपेंडेंट हो सकता है, हो चुका है, और उसकी एक अलग आइडेंटिटी बन गई है। ये हो गई कॉलम्स की बात। रोज की बात मैंने आपको पहले ही बता दी। सो ये अलग अलग 7 रोज होती हैं। पहला है कंसेप्शन एंड एग्जिस्टेंस का, दूसरा है फीटल लाइफ एंड बर्थ प्रोसेस का, तीसरा है आइडेंटिटी एंड नरिशमेंट, फोर्थ सिक्योरिटी एंड टास्क, फिफ्थ क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस, सिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेवंथ लेट इट गो। सो जो रो 1 है, जिसके की एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और हीलियम, उसका थीम, मैं हर एक रो जो है वो डिफाइन करूंगी उसके थीम के अकॉर्डिंग, कि क्या उसका थीम है और क्या वो डिपिक्ट कर रहा है और किस स्टेज पे है वो हमारे लाइफ की। सो फर्स्ट रो जो है होती है, उसमें दो ही एलिमेंट है, कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या डिपिक्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस और इनकारनेशन। जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानने के लिए कि आगे क्या हो रहा है। सेकेंड रो जो होती है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि अब बच्चा जो है वो जन्म ले चुका है, ठीक है, या जन्म के प्रोसेस में, बर्थिंग के प्रोसेस में है, ठीक है, पार्चुरेशन के प्रोसेस में है। तो अब क्या है, सेपरेशन और आइडेंटिटी डेवलपमेंट, धीरे धीरे करके वो क्या होगा, वो अलग होगा माँ से। अभी तक वो सिर्फ वूम में था, अब अम्बिलिकल कॉर्ड कटेगी, उसके बाद वो इस धरती पर जन्म ले लेगा, ठीक है, वो अलग हो जाएगा अपनी माँ से। तो वो सेकंड रो का एलिमेंट आएगा, वो भी लास्ट में। पहले तो कंसेप्शन, वो पहले तो पार्चुरेशन वाला प्रोसेस है, और उसके बाद क्या है लास्ट में, कि वो अपनी माँ से अलग हो गया, उसकी एक अलग आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। थर्ड रो क्या आएगी, कि वो अब पैदा हो चुका है, वो अलग हो चुका है माँ से, पर अब उसका क्या है, चाइल्डहुड फेस है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करेगा। अभी तक वो आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, अब आइडेंटिटी उसकी फॉर्म होगी। यहां तक आएगा क्या, कंसेप्शन से चाइल्डहुड तक का। इसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ रो जो है, वो उसकी सारी क्वालिटीज डिपिक्ट करेंगी। ये अडल्टहुड की क्वालिटीज, टीनेज एंड अडल्टहुड की क्वालिटीज हैं। जैसे फोर्थ रो, जिसको हम फेरम सीरीज कहते हैं, ये ज्यादातर बात करेगी सिक्योरिटी, वर्क और स्टेबिलिटी के बारे में। फिफ्थ रो जो कि सिल्वर सीरीज कहलाती है, ये क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगी। जो आर्टिस्टिक लोग होंगे वो सिल्वर सीरीज में लाई करेंगे। जो सिक्स रो है, जो कि गोल्ड सीरीज कहलाती है, उसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप। पर्सन और बड़ा हो गया है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। और सेवेंथ रो जो कि है ओल्ड एज वाली रो, या जो सेलिनिटी के सेनिलिटी की तरफ जाती है, जिसको हम यूरेनियम सीरीज कहते हैं, वो क्या है, लेटिंग गो, वो कोलैप्स की स्टेट। तो पहली रो जो कि हाइड्रोजन सीरीज, जिसमें दो ही एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये खुद ही अपने आप में डिपिक्ट कर रहा है कि ये क्या है, टू बी और नॉट टू बी, क्या वो है या फिर नहीं है। अभी तक तो वो नहीं था, पर अब वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अभी तक कुछ नहीं था, पर अभी कंसेप्शन हुआ है और अभी एग्जिस्टेंस हुआ है। तो ये दो एलिमेंट और दो चीजें हैं कि टू बी और नॉट टू बी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज है कि वो है या फिर वो नहीं है। तो वो इसी, उसका मेंटल जो लेवल है वो इसी में अंदर जा रहा है कि वो है या नहीं है। साथ में अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम क्या होता है, फर्स्ट कॉलम जल्दी से घुलने की कोशिश कर रहा है, यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो हाइड्रोजन का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और वो क्या है, वो बहुत अकेला है, पर वो चाहता है कि वो दूसरों से कनेक्ट हो।
एक तरफ वो एग्जिस्ट कर रहा है और एक तरफ वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों चीजें क्या है, दो अलग अलग पोल्स हैं, दोनों चीजें पोल्स अपार्ट है, एक तरफ वो है एक तरफ वो नहीं है। तो ये हाइड्रोजन को डिपिक्ट करता है। वहीं हीलियम, जो कि, अब हाइड्रोजन क्या है, वो पहली कॉलम का है, और हीलियम क्या है, वो लास्ट कॉलम का है, मतलब 18th कॉलम का है। तो हीलियम क्या है, वो वूम में तो है, अब रो और कॉलम का दोनों का इंटरसेक्शन पे है हीलियम, ठीक है। तो वो वूम में तो है, पर वो कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहता, वो अपने आप में सेटिस्फाइड है, ही फील्स हैप्पी इन द वूम, और वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका आउटर शेल जो है वो पूरा कंप्लीट है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी मेंटल स्टेज दोनों को कंबाइन करके हम लोग ये बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रो टू। रो टू को हम लोग कार्बन सीरीज बोलते हैं। इन सीरीज का नाम जो है, इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो एलिमेंट है उसके हिसाब से रखा गया है। मतलब ये डिपेक्ट नहीं करता कि कौन सा एलिमेंट जो है वो फर्स्ट पे है या लास्ट पे है, ये सिर्फ ये डिफाइन करता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे प्रोमिनेंटली हम लोग यूज करते हैं, या कौन सा सबसे प्रोमिनेंट है इनमें। सो तो कार्बन सीरीज जो होता है, अब जैसा कि अब बच्चा जो है वो वूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी, पहले वो बाहर आएगा, फिर वो सेपरेट होगा, और फिर वो खुद की अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करेगा। तो ये क्या करता है, ये पूरा जो कार्बन सीरीज है वो इंडिविजुअल एंटिटी वैल्यू और सेपरेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, मैं हूं कौन, क्या मैं इस लायक भी हूँ, क्या मैं खुद में कुछ हूँ या मैं किसी चीज का पार्ट हूँ, ये सारी चीजें क्या आती है कार्बन सीरीज में, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये टॉडलर फेस, मतलब अभी बच्चा हुआ है और उसके बाद इन्फेंसी और टॉडलर जो होता है, मतलब 3 साल तक की उम्र तक का बच्चा जो है, वो कहीं ना कहीं मेंटल, ये हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि बच्चा वूम में है तो हमें ये मेडिसिन देनी है, या बच्चा बाहर आ गया है तो हमें ये मेडिसिन देनी है। हम बात ये कर रहे हैं कि वो मेंटल लेवल पे कहाँ पे स्टक है, मेंटल लेवल उसका कहाँ पर है, तो जिसके हिसाब से हम मेडिसिन डिसाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये उसका मेंटल लेवल जो है वो इन्फेंसी और टॉडलर फेस का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आई और अदर्स, मतलब मैं हूं और दूसरे हैं, ये इसमें कार्बन सीरीज में हम लोगों को पता चलता है। जैसे कि बच्चा नहीं होता कि अभी तो वो मतलब पैदा हुआ है, अभी तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है, धीरे धीरे करके क्या करता है, वो हैंड रिगार्ड्स जिसको कहते हैं, कि वो अपने हाथों को ही खुद ही देखने की कोशिश करता है, पहचानने की कोशिश करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, तो वो अपनी माँ को पहचानता है, उसके अंदर स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है, दूसरों को देख के वो डरता है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, वो बच्चों के अंदर धीरे धीरे करके आफ्टर बर्थ डेवलप होती है। तो यही कार्बन सीरीज का मेन थिंग है, कि मैं क्या हूँ और दूसरे क्या हैं, ये सारी चीजें उसको कार्बन सीरीज में पता चलती है। तो ये कार्बन सीरीज लिथियम से स्टार्ट होके नियॉन पे खत्म होती है। तो जिसमें क्या होता है, जो लिथियम, बेरिलियम और बोरोन है, वो डिपेंडेंस के ऊपर पूरा डिपेंड करते हैं। मतलब अब बच्चा हुआ और अभी अभी उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है, अभी वो पूरी तरीके से माँ पे डिपेंड है। तो डिपेंडेंस और वो सेपरेट नहीं होना चाहता, ये दोनों चीजें क्या करती है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन डिपिक्ट करती हैं। वही कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है, वो इनसिक्योरिटी और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पे आती है, कि धीरे धीरे करके उसको डर तो है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं एग्जिस्ट कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, साथ में वो एग्जिस्ट कर भी रहा है, इंडिपेंडेंट भी है। तो ये कहाँ पे आता है, ये कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे आता है। और जहां हम लास्ट में एफ पे की बात करेंगे, फ्लोरीन की बात करेंगे, तो वो कंप्लीटली सेपरेट हो चुका है, और वो अटैचमेंट को ब्रेक कर चुका है। तो बेरिलियम जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और उसको कोई ज्ञान भी नहीं है कि वो सेपरेट हो चुका है। बोरॉन जो है वो कंफ्यूज्ड है कि वो अपनी मदर से कनेक्टेड है या नहीं है। जो कार्बन है वो ये जानना चाहता है कि वो अपने आप अकेले रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा। नाइट्रोजन जो है वो घुटन महसूस करता है, और उसको चाहिए कि वो ना, मतलब सेपरेट हो जाए अपनी माँ से, या अपनी माँ के वूम्ब को जो है वो छोड़े, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। जो ऑक्सीजन है वो, जैसे कि
सांस लेते हैं, वूम के बाहर जो है उसको वो ऑक्सीजन ले रहा है खुद। ही इज ब्रीदिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उसको ऐसा लगता है जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुआ तो वो पहली बार खुल के सांस ले पा रहा है। जो फ्लोरीन वाला होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गया है और वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। नियॉन जो है वो सेपरेट है और क्वाइट हैप्पी विद दैट, मतलब सेपरेट हो गया है और वो काफी खुश है इस मामले में। अब जैसे जैसा कि हम लोग कॉलम की बात कर रहे हैं ना, तो आखिरी कॉलम जो होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही माना जाएगा कि वो अपना इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ वो खुश है क्योंकि उसका आउटर शेल जो है वो फुल है इलेक्ट्रॉन से। अगर हम रो 3 की बात करें तो ये इसको हम कहते हैं साइलिशियम सीरीज। तो अब साइलिशियम सीरीज में क्या है, वो टॉडलर फेज चला गया है। अब ये 3 to 6 ईयर या 3 to 10 ईयर्स, 11 ईयर्स ये वाला फेज है। ठीक है। तो अभी क्या है, वो ये तो उसको पता है कि मैं अलग हूं, पर मैं हूं कौन ये उसको नहीं पता। तो इसमें क्या होता है, दिस लेवल इश्यूज द डेवलपमेंट एंड असर्शन ऑफ इंडिविजुअल चॉइस। तो मतलब इसमें वो क्या करता है, वो अपने खुद के लिए चीजें करना चाहता है। पहले खुद के रिलेशन बिल्ड करता है कि वो जानता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे अलग रिलेशन है। वो उस अपनी फैमिली के अंदर जो है वो रिलेशन ढूंढता है और बाद में और लोगों को भी उस रिलेशन में जोड़ता जाता है। तो इसके एलिमेंट जो है वो सोडियम से शुरू होकर आर्गन पे खत्म होते हैं। सोडियम जो होता है, ही हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट बट डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और कैपेसिटी टू फाइंड वन। तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो है पर कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं है। तो मतलब उसको अपनी आइडेंटिटी का कोई पता नहीं है कि वो क्या है, कैसे है। वो इसको ये पता है कि वो अलग है, पर वो क्या है कैसे है उसको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वही मैग्नीशियम जो होता है वो, उसको पता है कि मैं ऐसा हो सकता हूं, पर वो कंफ्यूजन जो है ना वो मैग्नीशियम से स्टार्ट होता है और एल्यूमिनियम तक जाता है। मतलब वो खुद के आइडियाज तो बिल्ड करता है पर वो खुद एक्सप्रेस करना वो उसमें डरता है। उसको लगता है कि दूसरे लोग उसको अबैंडन तो नहीं कर देंगे। तो वो क्या करता है, वो दूसरों की आइडेंटिटी को अडेप्ट करता है या फिर दूसरे क्या चाहते हैं उससे वो मैग्नीशियम करने लगता है। एल्यूमिनियम जो होता है उसको कंफ्यूजन है कि वो क्या आइडेंटिटी है उसकी, उसको नहीं पता। क्या वो एक अलग पर्सनैलिटी खुद है या फिर वो है जो दूसरे लोग उसको चाहते हैं, उसको नहीं पता। उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में खुद ही पूरा कंफ्यूजन है। जो सिलिका है उसको पता है कि उसकी क्या आइडेंटिटी है और उसकी खुद की अपनी बनाई हुई एक इमेज होती है जो वो खुद जानता है कि वो किस इमेज में ढलता है। जो फॉस्फोरस होता है वो दूसरों के जो कायदे कानून हैं उनके से अलग एक अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर चुका होता है। जो सल्फर होता है वो जो आइडेंटिटी फॉर्म करता है उसके लिए बहुत प्राउड फील करता है और उसको हमेशा ऐसा लगता है कि वो दूसरों से बेहतर है। जो क्लोराइड होता है वो जो आइडेंटिटी वो फॉर्म कर रहा है, मतलब जो आइडेंटिटी उसको दी गई थी उसके अपोजिट, मतलब थोड़ा सा क्लैशिंग वाला माहौल जो होता है वो क्लोराइड का होता है। और आर्गन वही लास्ट वाला है, तो क्या है, वो उसकी खुद की आइडेंटिटी है और वो उससे खुश है। अब हम देखते हैं इसमें सोडियम भी है क्लोराइड भी है। मतलब नेट्रम म्यूर की जो पर्सनैलिटी है वो कहाँ, वो इसी रो में एग्जिस्ट करती है। इसमें सोडियम भी है और क्लोराइड भी है। अब सोडियम जो है जो कि अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, वो कंफ्यूज्ड है अपनी आइडेंटिटी के बारे में। वही क्लोराइड जो है वो अपनी आइडेंटिटी के अपोजिट वर्क कर रहा है। तो इंटरनल क्लैशेस जो हैं वही, मतलब वो ये रो डिपिक्ट कर रही है कि सोडियम क्लोराइड, जब नेट्रम म्यूर की बात करेंगे तो इसमें इंटरनल क्लैशेस भी हैं। अब रो 4 की बात करें, मतलब फेरम सीरीज की बात करें, तो अभी हम लोगों ने बात करी कंसेप्शन से चाइल्डहुड तक की बात। तो कंसेप्शन से चाइल्डहुड जो है वो 1 to 3 रो में आ जाता है। 4 to 6 रो जो होती हैं वो अडल्टहुड, टीनेज एंड अडल्टहुड को डिपिक्ट करती हैं। और टीनेज और अडल्टहुड में भी क्या डिपिक्ट कर रही है, टीनेज और अडल्टहुड में उनकी क्वालिटीज को डिपिक्ट कर रही हैं या उनकी एबिलिटीज को डिपिक्ट कर रही हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या किस स्टेट ऑफ माइंड में है। वो सारी चीजें वो रो 4, 5 और 6 डिपिक्ट करती है। तो रो 4 जो फेरम सीरीज है वो क्या करती है, टास्क,
ट्रेड, एबिलिटीज, प्रोफेशन, सिक्योरिटी। मतलब इस रो के वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप में सिक्योरिटी, मनी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो या फिर पर्सनल सिक्योरिटी हो, वो सेफ्टी के बारे में पहले बात करते हैं, सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, अपने घर के बारे में, जॉब के बारे में, हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो फैरम सीरीज के बारे में आती हैं। मतलब वो अपनी एबिलिटीज डेवलप करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने कोई ना कोई टास्क जो है जो उनको दिए गए हैं वो वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको ये तो पता है कि मैं कौन हूं, पर उनके अंदर अभी तक सिक्योरिटी नहीं आई है, उनके अंदर अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है। तो वो अपने आप को डिफेंड तो नहीं कर पाते हैं, पर वो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो उस डिफेंडिंग वाली पोजीशन पे आने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊं। तो इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो पोटेशियम से चालू होकर क्रिप्टॉन तक हैं। तो पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो कंप्लीटली लैक करते हैं अपनी एबिलिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं कैलकेरिया कार्ब जो है वो कार्बन सीरीज का आया, कैलकेरिया जो है वो इस सीरीज में आया। तो कैलकेरिया कार्ब मिलकर क्या करते हैं कि कैल्शियम अपनी वो आउटर शेल जो है वो कवरिंग उसको चाहिए, वो उसको चाहिए कि कोई उसको प्रोटेक्ट करे, वो किसी और के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट है। तो वो कैपेसिटी लैक करता है किसके लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप करना चालू करते हैं। वहीं मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक जो है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो काफी अपोजिशन पा रहे हो वो पोजीशन वो हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमीन जो होते हैं वो अपने क्या है कैपेसिटी ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन को वो लूज करने लगते हैं। वो ये है कि स्टार्टिंग से एंड तक जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस कॉलम्स की वजह से हो रहे हैं, रो का वही है, पूरी रो जो है वो वही डिपिक्ट कर रही है, क्या वो सिक्योरिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पर क्या वो स्टेबिलिटी पा रहे हैं, वो कंप्लीटली क्या डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, या फिर वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ये सारी चीजें हम लोग कॉलम वाइज पढ़ते हैं, जबकि रो में क्या बता रहा है, वो पूरा एक थीम बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। रो 5 जो है वो सिल्वर सीरीज को बताती है। सिल्वर सीरीज जो होती है वो बहुत क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, परफॉर्मेंस वाइज ना वो बहुत सारी चीजें वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो नई चीजें देखना चाहते हैं, वो रिसर्च करना चाहते हैं, नए आइडियाज लाते हैं। बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं सिल्वर सीरीज में। हाँ, इसमें क्या होता है कि वो ये सारी चीजें करना चाहते हैं, इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई अप्रिशिएट करे, वो कहीं ना कहीं नोटिस हो, ये सारी चीजें उनको चाहिए होती हैं। अब ये कैसे हो सकता है, ये मतलब आइडियाज, आर्ट, क्रिएटिविटी, जो परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें वो कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो अलग अलग चीजें, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, पोएट्स, थिएटर वाले, म्यूजिक, स्पीच वगैरह, ये सारी चीजें सिल्वर सीरीज वाले लोग करते हैं। जो आर्टिस्टिक वर्क होता है, जो क्रिएटिव वर्क होता है, जिसमें जिन प्रोफेशन में आर्टिस्टिक और क्रिएटिव लोग चाहिए होते हैं वो ज्यादातर सिल्वर सीरीज के होते हैं। मतलब ऑक्यूपेशन का भी रोल आता है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि स्पीच और हियरिंग जो है वो दो अलग अलग थीम्स हैं कि एक तो वो कि वो आइडियाज जो हैं वो अपने खुद दे रहे हैं, और हियरिंग क्या है, मतलब वो आइडियाज जो है वो दूसरों से रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले जो होते हैं एलिमेंट्स, मतलब रुबीडियम, स्ट्रोंशियम, यट्रियम जो होते हैं वो रिसीव करने पे ज्यादा बिलीव करते हैं, मतलब उनके खुद के आइडियाज नहीं है बट वो रिसीव करना बहुत अच्छे से जानते हैं। वो वो हियर करना बहुत अच्छे से जानते हैं, दे हैव ईयर्स टू रिसीव दैट थिंग। और इसके अलावा यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम जो होते हैं वो नई चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। वहीं टेक्नीटियम, रोडियम, रुथनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, उस कैपेसिटी को वो मेंटेन करते हैं।
इंडियम टिन, एंटीमनी, टेलुरियम और आयोडीन जो होते हैं वो वही, मतलब स्टार्टिंग से वो क्या कर रहे हैं, डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, लास्ट में आते आते वो सारी चीजें वो लूज कर रहे हैं और वो काफी इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं। तो इसमें मेनली हम लोग जो रेमेडीज पढ़ते हैं वो कौन कौन सी आती हैं, मेनली हम लोग सिल्वर की रेमेडीज पढ़ते हैं, एंटीमनी और आयोडीन की पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग ज्यादातर रेमेडीज नहीं, मतलब इसकी मिली है या फिर कुछ ऐसा है, या फिर बहुत रेयर रेमेडीज हैं। इसके बाद आती है रोज 6 जो कि है गोल्ड सीरीज। तो गोल्ड सीरीज का क्या है, गोल्ड सीरीज में आ जाता है, अब हम लोगों ने क्या बात कर ली, हम लोगों ने बात कर ली कि वो कहाँ तक सिक्योरिटी देखने की कोशिश कर रहा है, कहाँ तक वो स्टेबिलिटी देखने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है, सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। पर अब गोल्ड सीरीज में वो रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश कर रहा है, वो लीड करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको वो पावर चाहिए। तो गोल्ड सीरीज का मेन थीम क्या होता है, मेन थीम होता है पावर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंसान है, मतलब जो पेशेंट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है। अभी वो पुरानी सारी स्टेजेस जो है वो पास करके आ चुका है, ठीक है। तो पुरानी सारी स्टेजेस में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम लोग पूरी उसकी लाइफ हिस्ट्री लेते हैं, मतलब उसके पूरे स्टार्टिंग से कंसेप्शन, कभी कभी जो चीजें आती हैं जैसे कि ऑटिज्म वगैरह है, तो हम लोग उसमें मदर की हिस्ट्री भी लेते हैं कि कंसेप्शन के दौरान क्या हुआ। तो वो कहीं ना कहीं ये भी डिपिक्ट कर रहा है कि आज मेंटल लेवल क्या है, वो कहीं ना कहीं वहां पर भी जाता है। और ऑटिज्म जैसे केसेस में ज्यादातर हाइड्रोजन हीलियम वगैरह ये वाला फर्स्ट रो वाला जो है वो कहीं ना कहीं काम करता है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे मिनरल किंगडम के और वेजिटेबल किंगडम के, एनिमल सारे किंगडम के रेमेडीज काम करते हैं, बट हाइड्रोजन और हीलियम वाली जो रेमेडीज हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, वो मेंटल स्टेट में कहाँ स्टक है वो हम लोगों को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब गोल्ड सीरीज में क्या है, वो पावर चाह रहा है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, लीडरशिप चाह रहा है। पर ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब यहाँ पे अब मैच्योरिटी धीरे धीरे करके आने लगी है। अभी तक वो क्या कर रहा था, अभी तक वो बच्चा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर किया। अब वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहा है, लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो मैच्योर होने की कोशिश कर रहा है ना। उस उनको ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो ह्यूमनिस्टिक भी बहुत होते हैं, मतलब वो अपने रूल्स के हिसाब से रहेंगे पर काइंड हार्टेड जो होंगे वो भी रहेंगे। मगर उनको क्या चाहिए, उनको पूरी फ्रीडम चाहिए। वो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ रहते हैं। पर अगर कोई उनके ऊपर है या कोई उनका बॉस बन के रह रहा है तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, मतलब उनको कंट्रोल या फिर मैनिपुलेशन कभी पसंद नहीं आता। और उनके दिमागी दिमागी तौर पे मतलब वो अच्छे होते हैं और वो और भी ज्यादा इंटेलेक्चुअल चीजें वो करना चाहते हैं। उनका डिजायर होता है कि वो विजडम, स्पिरिचुअलिटी, ट्रूथ और एनार्की के बारे में जाने। पावर, जैसा कि मैंने बताया, पावर जो है वो इसका सेंट्रल थीम रहता है। और पावर किस बारे में बात करती है, हमेशा लीडरशिप के बारे में बात करती है। और दूसरों दूसरों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसा फील करता है कि दूसरे जो कर रहे हैं या दूसरे के साथ जो हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ये क्या करता है, ये मैच्योरिटी के फेस को आता है और पावर को भी बताता है। द विजन, जैसे कि किंग जो है, किंग जो पूरे सारे लोगों को रूल करता है, जिसकी एक लॉन्ग टर्म की थिंकिंग होनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रजा को प्रॉपर चीजें दे पाए या उनके लिए स्ट्रेटेजीज प्लान कर पाए। उसके लिए गोल्ड सीरीज रिस्पॉन्सिबल होता है। जो बड़े ओहदे पे लोग बैठे होते हैं वो ज्यादातर गोल्ड सीरीज पे रहते हैं। तो क्या होता है कि वो सारे लोग जो मतलब आगे की लॉन्ग टर्म गोल्स लेके चलते हैं या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लीडरशिप लेके चलते हैं वो आते हैं गोल्ड सीरीज में। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सीजियम से स्टार्ट होता है, रेडॉन पे खत्म होता है। तो सीजियम बेरियम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कंप्लीटली लैक करते हैं और पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लेंथेनम, हेफनियम, टेंटलम, टंगस्टन जो होते हैं वो थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट करते हैं।
रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरम, मर्क्यूरी जो होते हैं वो लीडर होते हैं और अपनी ये क्वालिटीज जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वही थेलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेनिन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पावर जो है वो धीरे धीरे करके लॉस कर रहे हैं। मतलब जैसे हम स्टार्टिंग से एंड की तरफ जा रहे हैं, मतलब कॉलम वाइज जा रहे हैं, धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे करके फिर वो लूज करते जा रहे हैं। अब जैसे हम लोगों ने इस वाले रो 6 में जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने कौन कौन सी रेमेडीज जो है वो मेनली देखी है, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। अब क्योंकि ये जो इंसान है ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, या फिर ये जो सीरीज है ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और रो 7 जो यूरेनियम सीरीज है वो यहाँ तक पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन और डिसइंटीग्रेशन पे आ जाता है। मतलब सेनिलिटी और डेथ जो है वो यूरेनियम सीरीज की जो है वो खासियत है, वो थीम है। इट इज द रो ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। मतलब उसके पास क्या है, बहुत सारा प्रेशर है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। अब वो चाहता है कि इतना सारा ओवरलोड वो नहीं झेल पा रहा है और उसका क्या मन है कि वो लेट गो कर दे, वो सारी चीजें जाने दे। मतलब ये इस सीरीज का डिस्ट्रक्शन और डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ क्या हुआ, एक और थीम इस सीरीज का हुआ थीम लेट गो, कोलैप्स। ये दोनों चीजें इसके साथ चलती हैं। मतलब इनको, ये इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअली सारी चीजें कर सकते हैं, उनके इंटेंशन और पावर के थ्रू ये बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट भी करते हैं। इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है वो सारी चीजें वो मतलब जैसे क्लैरवॉयंट नहीं होते, वो सारी चीजें वो लोग करते हैं। और धीरे धीरे करके वो क्या है, वो सब कुछ ऐसा सोचते हैं कि ठीक है मेरा काम हुआ और अब जाने दो। इस जो रो है, इस रो के मेडिसिन इतनी खास मतलब जानी नहीं जाती हैं, और बहुत सारी रेमेडीज है भी नहीं इस ग्रुप की। बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पीरियोडिक टेबल का। इसके अलावा जो होते हैं वो लेंथेनाइट्स होते हैं। लेंथेनाइट्स जो है वो एक सेपरेट टॉपिक है जो कि बाद में, काफी बाद में स्टडी किया गया है, जिसका एक अलग से सेशन भी हो सकता है जो हम कभी और करेंगे। अब आते हैं हम कॉलम्स के बारे में। जो कॉलम्स होते हैं, जैसा रोज जो है वो 7 थी, कॉलम्स जो है वो 18 है। अ, जो 18 स्टेजेस हैं वो क्या डिपिक्ट कर रही हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। स्टार्टिंग में क्या है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, और फिर लास्ट तक मतलब 18 रो तक, 18 कॉलम तक आते आते वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फील करता है, क्योंकि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्टिंग फर्स्ट कॉलम में जो है वो 1 है, और जो लास्ट कॉलम में है वो फुल है। So the remedies on the left side of the periodic table are dependent on others for support and to complete their structure, because they have a feeling of lacking, while the remedies on the right side of the periodic table have the feeling that they have to do it on their own, complete their structure themselves without anybody to help. So जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट है उनको कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ ना कुछ कमी दिखती है। उन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि उनको किसी और की जरूरत है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने की। जहां हम राइट साइड की बात करें, मतलब कॉलम 18 तक की बात करें, तो क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चर अपने आप में कंप्लीट है और उसके बाद उनको किसी चीज की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। उनको ऐसा लगता है वो अपने आप इंडिपेंडेंट है, ऐसा लगता है। सो ये अलग अलग फेजेस हैं। 1 to 18 जो है वो सारे जो फेजेस हैं वो उनके ऐसे चलते हैं। जैसे कि स्टेज 1 जो है वो टोटल डिपेंडेंस के ऊपर है। आप याद भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें, सोडियम के अगर हम बात करें, तो हम लोगों ने ये सारी बातें करी है कि वो टोटली डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, और उनके पास कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं है। वो अभी डेवलप करना शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। पर स्टेज 2 क्या है, वो सपोर्ट की नीड फील करता है, वो इन्फेंट की तरह होता है। स्टेज 1 वाले क्या है, वो डिपेंडेंट हैं, उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं यूनाइट होना चाहते हैं, वो मिंगल होना चाहते हैं। दूसरा वाले वो उनको पक्का यकीन है कि उनको सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट की कैसी जरूरत है, जैसे कि एक इन्फेंट को होती है। तीसरे वाले जो होते हैं उनको अपनी कैपेसिटी के ऊपर डाउट होता है, और स्ट्रक्चर वो चाहते हैं कि उनका स्ट्रक्चर फॉर्म हो। फोर्थ कॉलम वाले जो होते हैं वो सेल्फ क्वेश्चनिंग अबाउट एबिलिटी, वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं कि उनके अंदर वो काबिलियत है या नहीं है। फिफ्थ कॉलम वाले रेडी है पर डरते हैं, पर वो मतलब हेजिटेट करते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। 6 6 कॉलम वाले जो होते हैं वो
अब चैलेंजेस जो है वो फेस करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। सेवेंथ वाले जो होते हैं वो अपनी चीजों में परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। जो एट्थ वाले होते हैं वो, उनके ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है, वो नियर ब्रेकडाउन कंडीशन पे आ रहे हैं। नाइन्थ वाले परफेक्शन की तरफ पहुंच चुके हैं, एकदम परफेक्शन की तरफ पहुंच चुके हैं, पर वो एफर्ट लगाना नहीं भूलते हैं, वो एफर्ट लगाते रहते हैं। वही जो 11th नंबर नहीं 10th नंबर वाले जो होते हैं वो पीक सक्सेस की तरफ आ गए। जब वो परफेक्शन की तरफ आते हैं फिर भी एफर्ट लगाने लग रहे हैं, एफर्ट करते रहे हैं, निरंतर कोशिश करेंगे, तो वो अपनी पीक सक्सेस और कॉन्फिडेंस के एकदम उच्चतम लेवल पर होंगे। जो 11th कॉलम वाले हैं वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, अपने आप को, जैसे कि स्टार्टिंग वाले क्या है, टोटल डिपेंडेंट है। 11th तक आते आते वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 12th वाले हैं वो अलर्ट हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि उन्होंने जो भी चीज अचीव करी है वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से नो स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, वहीं वहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ खो ना दे, या फिर डिफेंस करने में वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं अब अपने आप को डिफेंड करते करते। अब वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। वो एक्सेप्ट करने लगे हैं 14 कॉलम वाले की फेलियर, वो एक्सेप्ट करने लगे हैं। फिर 15 वाले जो हैं वो दुखी रहने लगे हैं, डिसइंटीग्रेटेड फील कर रहे हैं। 16 वाले इनकैपेसिटेटेड फील कर रहे हैं, यूजलेस फील कर रहे हैं। 17 और 18 जो कि सेनिलिटी वाली चीजें होती है, कि फाइनल डिसोल्यूशन, वो कहीं ना कहीं अपना एस्केप ढूंढ रहे हैं और डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। अब फाइनली उनको क्या चाहिए, उनको रेस्ट चाहिए। उनको कहीं ना कहीं ये खुशी है कि मैं पूरी तरीके से पूर्ण हूँ, पर कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रेस्ट चाह रहे हैं, वो अलग होना चाह रहे हैं बाकियों से, क्योंकि वो पूर्ण है। तो स्टार्टिंग वाले अगर हम रो की बात करें, तो स्टार्टिंग वाले रो में वो पूर्ण है, इस वजह से वो क्या करेंगे, वो खुशी महसूस करेंगे। और लास्ट वाले वो क्या करेंगे, वो लास्ट वाले डिटैच्ड फील करेंगे। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है। कॉलम वन जो है वो क्या करता है, टोटली डिपेंड ऑन एवरी, मतलब ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। और वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। इसका प्रीफिक्स जो है वो इन है, मतलब क्या, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, इनिशिएट करना, इंड्यूस करना, इनकारनेट करना और इम्पल्सिव होना। अलग अलग हम जब रोज के बारे में बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन से इम्पल्सिविटी तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, स्टार्टिंग है ये वाली रो, स्टार्टिंग है ये वाला कॉलम। तो स्टार्टिंग क्या है, एकदम क्या हो सकती है, एकदम स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, एकदम इम्पल्सिव भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये मतलब बहुत, मतलब नैव रहते हैं, बहुत नैरोड सोच रहती है। एक तरफ की सोच मतलब हो सकती है इसमें, और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से जुड़ने की कोशिश रह सकती है। इनिशिएशन जो है कॉलम वन का मेन रहता है। कॉलम टू जो होता है वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं फील करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी हिसाब से तो अरेंज्ड है, अपना स्ट्रक्चर फील करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो है वो किसी की हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकते। वो इंडिपेंडेंट तो है, पहले कॉलम वालों से ज्यादा इंडिपेंडेंट है, पर फिर भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत है, कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत है। वो डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं, खुद इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं। उनको चाहिए कि कोई उनके कोई उनको सपोर्ट करे, कोई उनको समझाए, कोई उनके हमेशा खड़े रहे साथ में, या कोई उनको प्रोटेक्ट करे। वो अनश्योर हैं, वो टिमिड हैं, और उनको अभी तक ये नहीं पता कि उनकी क्या काबिलियत है। ठीक है, कॉलम थ्री वाले जो लोग हैं वो, उनको अपना स्ट्रक्चर चाहिए। अब जब वो इतने उनके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, या वो इतने सारी चीजें वो कहीं ना कहीं थोड़े पूर्ण हो रहे हैं फर्स्ट वाले की अगर अपेक्षा देखें, तो कॉलम थ्री वाले लोगों के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनको क्या चाहिए, अब मैं जब इतना हूं तो मैं, मेरा स्ट्रक्चर पूरा हो। ठीक है, वो पर अपनी कैपेसिटी को लेकर वो डाउटफुल रहते हैं। वो अनसर्टेन रहते हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर उनको मिलेगा। इनके अंदर जो होते हैं वो प्रीफिक्स होता है अन, मतलब अंडर।
तो ये किसी ना किसी के चीजों के मतलब अनऑफिशियल, या फिर थोड़ा सा कम परफेक्शन, या फिर बहुत कम चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर नई चीजें जो है वो ढूंढने के लिए, मतलब टोटली क्या है, ये अनश्योर है, या फिर अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर क्या है, वो अपने आप को पूरा करना चाहते हैं पर डिसीजन ये भी नहीं ले सकते। कॉलम 4 वाले जो हैं वो अपने स्ट्रक्चर को लेके डाउट्स जो थे उनके, वो उनके रिजॉल्व हो सक चुके हैं, पर इनको ये डाउट है क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं वो बन पाऊंगा। तो मतलब ये ऑफिशियली क्या कह सकते हैं कि यहाँ से मेनली वो स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बनना। तो कॉलम 3 वाले कुछ बनना चाहते हैं, ये उनको पता है कि वो अपने आप को पूरा करना चाहते हैं, पर बनने की जो स्टार्टिंग है वो कॉलम 4 से हो रही है, कि मतलब वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि मतलब डिसीजन लेना वो स्टार्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट देना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो अनश्योर तो है, वो सडनली चौंक तो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके अपने सेंसेस में आते हैं और वो कमिटमेंट या डिसीजन लेने की कैपेसिटी में आते हैं। कॉलम 5 जो है, तो वो ये सोचते हैं कि मैं आगे जाऊं या नहीं। वो मतलब ऐसे स्टेज पे हैं जहां पे उनको क्या है, उनको करने की शुरुआत करनी है, ठीक है, उनको प्रिपरेशन करनी है, उनको प्लान करने हैं, उनको प्रपोजल करने हैं, मतलब स्टार्ट करना है वर्क। बट उनको ऐसा लगता है कि ना, ये जो मेरा काम है ना वो बहुत बड़ा है, कैसे होगा, कैसे मैं इसको आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसके गोल्स जो है वो अनरियलिस्टिक है, तो वो अपने काम जो है ना वो आगे आगे पोस्टपोन करता रहता है, कि मतलब ठीक है, देखता हूँ मैं जा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में देखता हूँ, कर पाऊंगा शायद, पर देखते हैं। पर अगर उनको कोई डराने की कोशिश करेगा ना, तो वो एकदम से डर जाएंगे, इजीली डिस्करेज हो जाएंगे, इजीली डिसअपॉइंट हो जाएंगे और पोस्टपोन करते रहेंगे। जो कॉलम 6 वाले लोग हैं, वो अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वो पर हाफ वे थ्रू है, ठीक है, हाफ वे वो आ चुके हैं। तो उनको क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई ना कोई चैलेंज फेस करूं, मेरे सामने कोई चैलेंज आएगा तब मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा, या फिर मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। ये उनका मेनली कॉलम 6 वालों का रहता है कि मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ और मुझे साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर इनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, क्योंकि मतलब इनमें परफेक्शन तो नहीं होती है, बट काम करने का जज्बा जरूर होता है। कॉलम 7 वाले लोग जो होते हैं, स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं फॉर्म होने लगा है, बट कहीं ना कहीं इनको भी सपोर्ट की जरूरत होती है। जब कभी टफ टाइम आता है, या जब कभी मतलब वो ऐसा फील कर रहे होते हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर इनको सपोर्ट मिले, तो ये क्या करते हैं, ये परफेक्शन की तरफ आते हैं, और निरंतर कोशिश करने वाले जो होते हैं वो कॉलम 7 में होते हैं। ये ऐसा फील करते हैं कि मुझे कुछ बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी है, और पर मतलब वो फिनिश कर पाएंगे कि नहीं, ये उनको मतलब नहीं आइडिया है कि वो फिनिश कर पाएंगे कि नहीं, परफेक्ट हो पाएंगे कि नहीं। पर ट्रेनिंग ये लोग करते हैं, निरंतर कोशिश ये लोग करते हैं। कॉलम 8 वाले जो है, कि स्ट्रक्चर जो है अब इनका कंप्लीट है, ठीक है, अब इनको कोई और कोई जरूरत नहीं है किसी चैलेंज की, कोई जरूरत नहीं है किसी के फोर्सफुल रेजिस्टेंस की, कि कोई जरूरत नहीं है कि प्रेशर हो इनके ऊपर, और कोई भी चीज हो, तो मतलब ये थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो ये बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे टारगेट्स जो है वो अचीव करते हैं। पर क्योंकि ये इतनी सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, और मतलब थोड़ा सा एग्जॉशन और अचीवमेंट दोनों चीजें इसमें होती हैं। पर कॉलम 8 क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर प्रूवन है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो थोड़ा सा भी इनको अगर रेजिस्टेंस मिलता है, कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, अपोजिशन मिलता है, तो तुरंत ही मतलब ये इरिटेटेड फील करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इनके पास टाइम कम है, और डेडलाइंस ये कभी भी मीट नहीं कर पा रहे होते हैं। कॉलम 9 जो है, वो
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने काफी सारा काम कर चुका है, थोड़े बहुत अगर वो अडेप्टेशन कर ले तो वो सारी चीजें एकदम तरीके से एकदम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं इनमें डर भी शामिल होता है। तो इस डर की वजह से वो क्या करते हैं, वो ऐसा फेज आता है इनके अंदर कि जब वो तुरंत, जैसे कुछ लोग नहीं होते तुरंत एक काम से पहले कि तुरंत पहले वो कैंसिल कर देते हैं सब कुछ। तो वो कॉलम 9 वाले लोग होते हैं कि मतलब काम से तुरंत पहले वो हार जाएंगे। हालांकि वो परफेक्ट है, हालांकि वो पूरा गोल रीच करने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं, पर थोड़ा सा डर की वजह से वो लास्ट में आके वो कॉल ऑफ कर देते हैं चीजों को। कॉलम 10 वाले जो लोग हैं वो कंप्लीट इंडिविजुअल्स होते हैं। वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में, और उनको पता है कि उन्होंने क्या अचीव किया है ना। उनको पता है कि वो ऊपर है, उनको पता है कि बैलेंस और इम्बैलेंस क्या है, और वो अपने बारे में पूरी तरीके से सुनिश्चित हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने आप में इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट हूँ। कॉलम 11 वाले जो लोग होते हैं वो अपनी चीजों के ऊपर अड़े रहते हैं, पर वो ये सोचते हैं कि इफ इट विल मेंटेन इटसेल्फ इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस एंड द इंडिविजुअल्स हैव टू मेंटेन एंड डिफेंड देयर पोजीशन, तो इनको अपनी पोजीशन को बार बार डिफेंड करना पड़ता है। ये मेंटेनेंस का ही फेस है, मतलब वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अ, जो इनके पनपने की क्षमता है वो मतलब है, पॉसिबल है, पर थोड़ी सी अनएक्सप्रेसिव है या फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये वाले लोग जो हैं वो लोग हैं जो दूसरों को कवरिंग देते हैं, दूसरों को प्रोटेक्शन देते हैं। कॉलम 12 वाले जो लोग हैं वो अलर्ट है, विजिलेंट हैं, और प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ एंड दे स्टार्ट टू हैव एनिमीज, तो मतलब ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ में इनके एनिमीज भी बनने शुरू होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गए हैं ना अब लोग। अब तो दूसरे लोग उनके ऊपर मतलब ओवर जो है वो एनिमीज बनाना शुरू करेंगे, जेलसी रखना शुरू करेंगे दूसरे लोग इनसे। तो क्या है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अलर्ट हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है इनमें, दूसरी चीज ये होती है कि ये दूसरों से सस्पिशन रखने लगते हैं। मतलब जो चीजें आती है ना कि ये सही कर रहा है कि नहीं, ये मेरे को थोड़ी ना बिट्रे करेगा, ये थोड़ी ना मेरे को हार्म करेगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हालांकि इनमें वो चीजें भी होती हैं कि भाई अब वो है यहाँ पे, है जीरो पे, मतलब ऐसे तो नहीं है परफेक्शन में है, बट है जीरो पे, पर वो बोस्ट करेगा कि मैं 13 पर हूँ, मैं 15 पर हूँ, मैं 100 पर हूँ, ऐसी चीजें वो बोलेगा। मतलब बोस्टिंग वाली क्वालिटी जो है वो कॉलम 12 में आ जाती है। आफ्टर प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ ये सस्पिशियस भी होते हैं और ये बोस्ट करने वाले भी होते हैं, हमेशा अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। कॉलम 13 वाले जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो सीवियर अटैक के अंदर है, तो वो अपना सुपर ह्यूमन एफर्ट डालते हैं, मतलब एफर्ट डालने में ये सबसे आगे। तो ये अपना एफर्ट बहुत ज्यादा लगाते हैं क्योंकि उनको अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन करनी है। इनको हालांकि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं तो मतलब ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पर ये कहीं ना कहीं रिटायर और रिट्रीट वाली ऑप्शन आ रही है इनके, मतलब ये रिड्यूस कर रहे हैं, पर वो क्या है अपना ऑनर जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉलम 13। कॉलम 14 वाले जो होते हैं दे बिगिन टू एक्सेप्ट दैट देयर लॉस इज एविडेंट, अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ फेलियर तो है, मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं मैं फेलियर इस जगह पर रहा हूँ। तो वो चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, फेलियर्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। वो अपने आप को जैसा कि इसमें लिखा है फॉर्म विदाउट पावर, मास, पैकेट, मम्मी, फॉसिल, तो ये सारी जो स्टेजेस होती है ना, मास, पैकेट, मम्मी और फॉसिल, ये सारी चीजें जो है वो कॉलम 14 का आती है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को एग्जॉस्ट, ड्रेन्ड, एम्प्टी और खालीपन वो महसूस करते हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनकी तरफ से सब कुछ जा चुका है ऐसा।
और कॉलम 14 वाले मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉवर्ड भी होते हैं। कॉलम 15 वाले जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, अब वो सेनिलिटी वाली स्टेज आ रही है ना कहीं कि वो इरोड हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो वियर आउट हो गए हैं, घिस चुके हैं बहुत ज्यादा, और अब वो प्रिजर्व मतलब वो नहीं रह पाएंगे। तो देखते हैं, चलो कब तक मैं रह सकता हूँ ऐसा करके, है ना। अब वो वाली स्टेज आ गई है जहां पे वो अपनी डिफीट जो है वो मानेंगे, और उनको ऐसा लगेगा कि भाई आ, मतलब नहीं हो पाएगा, पर फिर भी वो रेजिस्ट करते रहेंगे और रिफ्यूज करेंगे कि वो छोड़ नहीं सकते हैं। पर उनको पता है, उनको अल्टीमेटली पता है कि उनको सरेंडर करना है, उनको छोड़ना पड़ेगा, है ना। पर वो दीप्ति जी, अपनी डिफीट तीन मानेंगे नहीं। दीप्ति जी केवल यस। 3 मिनट बचा, 3 मिनट केवल बचा है, तो हाँ कंप्लीट कर। श्योर सर, बस थोड़े से ही बचा है। कॉलम ठीक है। 16 जो है वो अपना स्ट्रक्चर लॉस कर चुका है और अपना यूटिलिटी कंप्लीटली लॉस कर चुका है, और वो मानता है कि वो इनकैपेसिटेटेड है, मतलब वो अब कुछ और नहीं कर सकता, तो वो एफर्ट भी नहीं करता कि वो कुछ और करे। कॉलम 17 जो है वो इनस्टेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज एट मैक्सिमम, मतलब वो सारी चीजें वो देखता है कि भाई वो सारी इंस्टेबिलिटी जो है वो हो चुकी है। अब वो क्या फील कर रहा है, अब वो फील कर रहा है कि वो स्टाफ्ड है, उसको धोखा मिला है, उसको सब लोगों ने नीचा दिखाया है, वो सारी चीजें वो चीज फॉर्म करने लगता है। और कॉलम 18 जो है वो पता करता है कि स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, और कोई भी इशू अब नहीं रहा है उसको, अब वो बस चाहता है कि वो सब लोगों से अलग हो जाए, डिटैच हो जाए। तो ये फाइनल स्टेज है, फाइनल वो रेस्ट चाहता है, वो डेथ चाहता है, वो सारी चीजें जो है वो कॉलम 18 की आती है। मतलब जैसा कि इसमें लिखा है, एक्सटर्नली देयर इज नो इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन। तो ये स्टेज जो है वो है जहां पे वो जीरो से वापस से वन नई साइकिल चालू करेगा, तो इसको स्टेज जीरो भी कहा जाता है। थैंक यू। यही था आज का मेरा टॉपिक। थैंक यू। काफी अच्छा था। ये जो मेडिसिन है बेसिकली मिनरल किंगडम के मेडिसिन पर लागू होता है, या आजकल हम लोग प्लांट किंगडम को इस पे कैसे अप्लाई करते हैं? सर बिकॉज पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट्स के बारे में ही बात करेगा, तो मिनरल किंगडम के बारे में ही बात करेगा। तो ये जो है वो स्टेजेस बता रहा है बाकी सारी चीजों की, तो हम लोगों को पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग लाइफ की स्टेजेस में अगर इंसान स्टक है तो हम लोग मिनरल किंगडम की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर कोई और तकलीफ है फिजिकल या मेंटल लेवल पे, तो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग प्लांट या एनिमल किंगडम या सैकपोर्ट्स और नो सोर्ट्स की बात करेंगे। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, वेयर कैन आई यस सर। फाइंड एग्जांपल्स ऑफ ऑल रेमेडी ऑफ ए सीरीज? सो जॉन स्कॉल्टन जो है उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, एलिमेंट्स एंड मिनरल्स की, और एलिमेंट्स एंड होम्योपैथी और मिनरल्स एंड होम्योपैथी की। साथ में डॉक्टर राजन संकरन सर जो हैं उन्होंने भी एक बुक लिखी है स्ट्रक्चर नाम से। दोनों में आप लोगों को एग्जाम्पल्स मिलेंगे, मतलब एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं इन दोनों बुक्स में। और बाकी काफी सारे आर्टिकल्स भी हैं नेट पे अवेलेबल, जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो मेनली दो हैं, जो डॉक्टर जॉन स्कॉल्टन सर, और स्ट्रक्चर जो है राजन सकरन सर का, हाँ, जिसमें आप हम बता लोग रहे थे कि एक इसमें और सेशन लेना पड़ेगा, तो नेक्स्ट सेशन में आप क्या बताएंगे? सो सर लैंथेनाइट्स जो हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल के नीचे हम लोग देखते हैं एक अलग से ग्रुप या दिया या हुआ होता है, तो वो लैंथेनाइट्स होते हैं। तो वो तो ऐसा लैंथेनाइट्स के ऊपर एक अलग सेशन हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ही। तो एक अगला सेशन आप उसमें ले लीजिएगा। श्योर सर, बिल्कुल। थैंक यू। नेहा जी, नेहा जी मीटिंग में हैं? नेहा जी निकल गई हैं। सो थैंक यू दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। और हम लोग आज का सेशन चूंकि काफी रोचक था, काफी इंटरेस्टिंग था, हम लोग सबको ही आपको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण हैं, उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। इसके साथ में ही आज का हमारा ये सेशन जो है तो समाप्त होता है। हम लोग अब अंग्रेजी सेशन की ओर मूव करते हैं।